ना बेटा वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 4.1 जिसको पहले आप बहुत ध्यान से समझो कि करना क्या है, फिर उसके बाद कैसे करना है वो तो हम सीख ही लेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है इन सिचुएशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। और सिचुएशन क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter is one more than twice of its breadth. We need to find out the length and the breadth of the plot. It is already given that बेटा कि हम चाहते हैं कि हमारे को लेंथ और ब्रेथ मिल जाए उस प्लॉट की, लेकिन हमारे को सिर्फ फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There is a no need to simplify it. इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दो। लिखा हुआ है यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पूरी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बदलो। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर समझ आ रही है वो रेक्टेंगल आ रहा है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तो तुम लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि ये लेंथ होती है रेक्टेंगल की और दिस इज कंसीडर्ड इज ब्रेथ। And if you're talking about this line, तो this is considered its diagonal. इसी तरह से ये भी लेंथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी, opposite sides of the rectangle, and this is also considered at its diagonal. और हमारे को इसके अंदर जो मेन बातें याद रखनी है, मैं जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस लिख देता हूं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माय डियर, वो होता है ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ, आपको याद ही होना चाहिए। और जो डायगोनल होता है दैट इज अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो वी हैव ओनली 3 कांसेप्ट्स रिलेटेड टू अवर रेक्टेंगल इन अवर ज्योमेट्री। तो अभी इसमें से जो भी कंसेप्ट हमारा यहाँ यूज होगा हम उसे डेफिनेटली यहाँ पे यूज करेंगे अपनी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदलने के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू अगेन, रीड द क्वेश्चंस वंस मोर सो दैट हमारे को चीजें समझ आ जाए। क्वेश्चन में लिखा था रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मतलब L into B। तो आपको लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू के लिए जाना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज one more than twice of its breadth. Second important point to be remember, जो लेंथ है हमारे प्लॉट की वो ब्रेथ से डबल होगी। प्लीज रिमेंबर यू आर वर्किंग टू क्वाड्रेटिक, सिंगल वेरिएबल लेके x लेके सिर्फ वन टाइम। तो आपको यहाँ पे क्या लेना चाहिए x, तो मैंने माना लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी जो ब्रेथ है वो हमारे लिए x मीटर है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। Therefore, when you going for a length of the rectangular plot, we never need to suppose another element here. कोई दूसरा वेरिएबल नहीं मानना। Already there is a relation given to us. The length is one more than twice of its breadth. इसको अगर हम ध्यान से समझे तो what are they are giving to us? उन्होंने कहा जो लेंथ है that is one more than twice of its breadth. तो बेटा अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं समझ आ रही हो तो उसे वर्बली लिख लो। अभी मेरे लिए लेंथ निकालना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो ब्रेथ का क्या कर रहे हैं हम ट्वाइस, उसमें कर रहे हैं वन मोर। तो इट इन अ वेरी सिंपल फॉर्म 2x प्लस 1 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? क्या कंफर्म हुआ कि जो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो ब्रेथ के डबल करने के बाद भी एक ज्यादा है। ब्रेथ के डबल करने के बाद भी एक ज्यादा है। तो मैंने पहले माना लेट ब्रेथ बी x और लेंथ बिकम 2x प्लस 1। जैसे ये दोनों बातें क्लियर हो गई, लेंथ ऑफ ब्रेथ आपको क्लियर हो गई, इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने मैथमेटिकली लिख लिया। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो एज इट इज गिवन दैट कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 258 मीटर स्क्वायर है। आपने ध्यान दिया मैंने यहाँ पे एम क्यों लिखा था, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन कि जो रेक्टेंगल ले रहे हैं हम अपने प्लॉट का, उसकी लेंथ और ब्रेथ मीटर में लेनी है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट? द एरिया इज L into B। तो L into B 258 and what is L? 2x plus 1। what is B? that is x, it is 258। then we need to simplify it carefully। ये आ गया बेटा 258, इधर 2x into x, 2x square, 1 into x, x square। in the end we are getting 2x square plus x minus 528 equal to 0। क्या रिप्रेजेंट कर रही मुझे? रिप्रेजेंट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मिलके आई मेरे पास, ये वो सिचुएशन है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रिप्रेजेंट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंस अभी जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट 2 पे पहुंचेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पढ़ते तो पहले पढ़ते क्वाड्रेटिक क्या होती है, फिर उसके रूट्स निकालने के 3 मेथड लिखवाए थे मैंने आपको, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में छोड़ देना है। व्हाई आई एम वेरी श्योर कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हम कह सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज in the form of ax square bx plus c equal to 0, hence it is a quadratic equation। तो क्वेश्चन को एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा सीखो, थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ गया है, थोड़ी सी चीजें इंप्रूव हो गई है, नॉलेज को गेन करना है हमारे को यहाँ पे एक्स्ट्रा, और ज्यादा कंसेप्ट को सीखने के लिए ध्यान देना है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हमने अभी सीखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट, वो तो बहुत इजी थे, बहुत नॉर्मली आपको समझ आ रहे थे। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, अब चीजों को थोड़ा सा सीखना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है, और वेयर देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम देयर इज अ चांस टू हैव अ मिस्टेक इन अवर क्वेश्चन। तो प्लीज पहले बातों को ध्यान से पढ़ो, उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के अंदर घुसो, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, क्या डिमांड है उनकी, फिर आगे करो। कई बच्चों को थॉट आता है हम इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इसलिए हमारे को इसे सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे को कंसेप्ट है जो आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि आपको पता ही है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, और लास्ट वन दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लिखा था? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 258, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, the length of the plot in meter is 1 more than twice of its breadth। we need to find the length and breadth of the plot। यहाँ लिखा we need to find, हम इस तरफ सिचुएशन बनाने जा रहे हैं, कंडीशन लिखना चाह रहे हैं जो हमारे को लेंथ और ब्रेथ को सॉल्व करके दे। तो मैंने सबसे पहले ब्रेथ को x माना, और जैसी ब्रेथ x आ गई तो लेंथ के लिए इंफॉर्मेशन दी कि वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, जैसे मैंने अभी लिख के भी दिखाया था। तो लेंथ आ गई 2x plus 1। एरिया होता है एज इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 258, तो L into B आ गया 258, लेंथ की जगह 2x plus 1, ब्रेथ की जगह x। we go for a simplification and we have our quadratic equation, isn't it? अगर आप इसे सॉल्व करते तो क्या होता, x की वैल्यू निकलती, इन शॉर्ट वो निकल जाता ब्रेथ, और ब्रेथ से क्या करते हैं हम लेंथ भी निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो मुझे लेंथ निकालनी है, ना तो मुझे ब्रेथ निकालनी है, मुझे तो बस वो सिचुएशन लिख के दिखानी थी कि वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी इक्वेशन है जो इस सिचुएशन को सिंपलीफाई करके दिखाएगी। तो वो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। लाइक अ प्रीवियस पार्ट, इस बार भी हमारे को अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है डे टू डे लाइफ में भी हम इन्हें यूज करते हैं क्वाड्रेटिक को, जैसे कि डिस्कशन किया था मैंने आपके साथ। तो आज हमारे को इस प्रैक्टिकली क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। बट अगेन रिमेंबर, यहाँ पे नहीं लिखा सॉल्व करो, सिर्फ क्या क्या रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ बस। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। The product of two consecutive positive integer is 306। The product of two consecutive positive integer is 306। The main point is that consecutive positive integer। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्जिक्यूटिव की, तो आपको पता ही है कॉन्जिक्यूटिव मीन जो चीजें लगातार होती है उन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जब दो सिचुएशंस लगातार चलते हैं, जैसे 1 and 2 कॉन्जिक्यूटिव है जी, 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है जी, 10 और 11 कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है, लगातार कोई भी दो नंबर, और स्पेशली पॉजिटिव होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए।
तो हमने रियल नंबर में पढ़ा था इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शंस में नहीं होते। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 11 12 21 22 28 29, कुछ भी ले लो बेटा, 53 54, तो these all are known to be consecutive integers। तो जब हमारे को consecutive integers की बात समझ आई तो मैंने माना let the first positive integer be x। जो मेरे पास पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो x है। ऑन दी अदर हैंड, किसकी बात चल रही है अब हमारे पास? सेकंड की ना। तो ऑन दी अदर हैंड सेकंड कॉन्सिक्यूटिव वर्ड जरूर लिखना, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x plus 1। दिस यू नीड टू रिमेंबर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बस यही बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, सोचनी है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो लगातार नंबर पे डील करना है। नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स। इस पॉजिटिव इंटीजर का आप कहोगे एक्स पॉजिटिव क्यों मान लिया? बेटा पॉजिटिव नहीं माना, ये पॉजिटिव कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग कि इन दी एंड अगर हमें सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन जो आगे चल के हम करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस की ये बात, तो उस केस में अगर मेरा नेगेटिव आंसर आएगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही कंक्लूड करूंगा अपने आंसर के अंदर। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x plus 1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन देखो क्या सिचुएशन गिवन है मेरे पास यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। The product of two positive integer is 306। तो x और x plus 1 it is already mentioned, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 आने वाला है माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन x into x plus 1 306 है। इन शॉर्ट x square plus x equal to 306, x square plus x minus 306 equal to 0, which is the required quadratic equation। तो ये आ गई मेरे इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिचुएशन समझ आ गई बेटा आपको? सिचुएशन क्या है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे सिर्फ दो नंबर सोचने थे, लगातार होने चाहिए थे दोनों नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स उनका नाम है। तो एक हुआ x, दूसरा हुआ x plus 1, क्योंकि इंटीजर जो 1 के बाद 1 मतलब कॉन्टिन्यूसली आएंगे। तो जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 कोई भी दो लगातार नंबर जब आप ले लेते हो तो उन्हें बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव वर्ड ये शो कर रहा है कि आपके जो भी आउटकम्स निकलेंगे वो पॉजिटिव ही काउंट किए जाएंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव पेयर्स इग्नोर कर देंगे। उसके बाद मैंने पहले नंबर को x माना, दूसरे पॉजिटिव नंबर को x plus 1 माना, दोनों का मल्टीप्लाई ऑलरेडी मेंशन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 306 लिख लिया। देन वी मेक अ सिंपलीफिकेशन इन इट। जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो मुझे सिचुएशन सिंपलीफाई करके आई, वो क्या रिप्रेजेंट कर गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर गई। Is this okay? मल्टीप्लाई करा x into x, x square x into 1x which is equal to 306, इधर ले जाके माइनस किया, ये मेरे पास इसकी फाइनल सिचुएशन आ गई। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो सकता है, तो x का एक आंसर आ जाता, राइट, दो आंसर आ जाते हैं। जो पॉजिटिव आंसर आता तो वो हमारा आंसर था, जो नेगेटिव आता उसे हम इग्नोर कर देते। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सिचुएशन पूछी है, फॉर्म करनी है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देनी है, इससे मेरा क्वेश्चन यहीं पर ही एंड सॉल्व नहीं करेंगे। Now beta continue to the part number 3rd, again where it is given that we present the given situation in the form of quadratic equation. As again beta we need to just form a quadratic equation, again solve नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि हमारे को सिर्फ अपने सिचुएशंस को क्वाड्रेटिकली सॉल्व करके लिख के छोड़ देना है, फॉर्म करके बना के छोड़ देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It is given that Rohan's mother is 26 years older than him। ये बात तो सबको समझ आ गई। रोहन की मदर की एज, रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि जो भी एज रोहन की लोगे उसकी मदर की एज उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी
360। अगर हम उन दोनों की एज का प्रोडक्ट निकाले अभी तो उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई 360 आ रहा है। एंड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द रोहन्स प्रेजेंट एज। हम चाहते हैं कि हम रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करें। तो प्लीज याद रखो, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं उसी को सपोज करते हैं। तो मैंने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी, रोहन की प्रेजेंट एज को मैंने x इयर्स मान लिया। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार फिर से रीचेक कर लो। अदरवाइज रोहन की मदर है जो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, एंड जो प्रोडक्ट है उनकी एज का, किनकी एज का, रोहन का और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है प्रेजेंटली वो 360 है। आपको क्या करना है, यू वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो जिसकी एज निकालनी है उसे x मान लिया। इट मींस अब मेरी इक्वेशन x पे डिपेंड करेगी और x यहाँ पे रोहन की एज को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर एंड हिज मदर्स एज बी कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? एस इन अ फर्स्ट लाइन इट इज गिवन दैट रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो इट्स मदर एज भी x plus 26 years. This is okay? तो पहली सिचुएशन को x माना, दूसरी सिचुएशन को x plus 26। प्लीज रिमेंबर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कि आपको एक को x एक को y मान ले। अगर आप x और y मान लोगे क्वेश्चन तब भी कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन बाद में ये क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट होगा। और एज ऑलरेडी मेंशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी है तो प्लीज नेवर थिंक अबाउट टू वेरिएबल, जस्ट थिंक अबाउट वन वेरिएबल, और वो भी पहला वेरिएबल उसे ही मानो जिस पे हमारी सिचुएशन डिपेंड कर रही है। और हमारी सिचुएशन डिपेंड कर रही है द एज ऑफ रोहन पे। तो मैंने रोहन की एज को क्या मान लिया, x मान लिया। आफ्टर कंसीडर द रोहन्स एज एज x, मैंने उसकी मदर की एज के लिए सिंपल आपको बताई बात कि जो उसकी मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। मान लो अगर रोहन आज 5 साल का है तो मदर हो गई 5 प्लस 26 31 ईयर की। मान लो रोहन आज 10 साल का है तो उसकी मदर हो गई 10 प्लस 26 36 ईयर की, एंड सो ऑन। तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली रोहन की एज अगर x है और उसकी मदर की एज x प्लस 26 है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन है तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी आप कहना चाहो। अकॉर्डिंग टू गिवन द प्रोडक्ट ऑफ द एज, प्रोडक्ट ऑफ द एज का मतलब उन दोनों की जो अभी प्रेजेंट एज है उनका प्रोडक्ट, तो यानी कि x इंटू x प्लस 26 इक्वल टू 360। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन। रोहन की एज और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। So we just multiplied carefully. So here x into x give you x square, x into 26 give you 26x equal to 360. Now beta it is x square 26x minus 360 equal to 0, which is a required quadratic equation. यही वो सिचुएशन थी जिससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो ये मेरे पास वो कंडीशन आ गई है, वो सिचुएशन आ गई है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक है। व्हाई स्टूडेंट इट इज क्वाड्रेटिक? क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। ये ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म है, और जो चीज ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म होती है वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्या इस छोटे से क्वेश्चन को क्लियर कर लिया आप लोगों ने? हम इसे, मैंने बार बार बोल रहा हूं बेटा, एक ही बार रिपीट कर रहा हूं, इन्हें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सिचुएशन बनानी है, कंडीशन बनानी है, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है और छोड़ देना है एज द डिमांड ऑफ अवर क्वेश्चन। आपका मन कर रहा होगा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए नए लेक्चर को पढ़ेंगे, वहां 3 मेथड सीखेंगे टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते थे जिसे हम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर यानी कि फैक्टराइजेशन, और बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ये सब चीजों के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करना होगा। टिल तब तक आप सिर्फ ये सीखो कि क्वाड्रेटिक कैसे बन रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेटिक किस पे बनानी थी, रोहन की प्रेजेंट एज पे बनानी थी। इससे मैंने रोहन की प्रेजेंट एज को x मान लिया, उसकी मदर की एज को x प्लस 26 मान लिया। वाई? क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो जैसी दोनों की एज आ गई और इक्वेशन जो हमारे को, सिचुएशन जो हमारे को गिवन थी उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। वी सिंपली मल्टीप्लाई इट and make a quadratic equation which represent a required quadratic equation. Now beta continue to the part number 4 of our question number 2 again, जिसमें लिखा है represent the following situation in the form of
quadratic equation. Again a very same question, same information कि हमारे को अपनी सिचुएशन को, अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. You know that what is quadratic? ax square plus bx plus c equal to 0 एक क्वाड्रेटिक है और मुझे अपनी इक्वेशन को उसमें ही कन्वर्ट करके लाना है. इट मींस जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, रिड्यूस करूंगा तो मेरा फाइनल आउटकम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को शो करता हुआ दिखाई देगा. चेक करो कैसे करना है. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. क्या क्या लिखा हुआ है? A train travels a distance of 480 km with a uniform speed. यानी कि एक ट्रेन को 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाना है. What do you mean by uniform speed? Uniform speed is basically means कि जो स्पीड होगा वो थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं होगी. वो 480 का जो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड में चेंज नहीं आएगा. हम एज अ एवरेज स्पीड मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारी ट्रेन एक ही स्पीड से रन कर रही है, लाइक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक फिक्स स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है. देन इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, ट्रेन किसी कारण से धीरे चलनी शुरू हो जाती है, वो धीरे चलती है, कितनी स्पीड धीरे हो रही है? 8 किलोमीटर पर आवर धीरे चल रही है, तो इट वुड टेक 3 more hours to cover the same distance. Is this okay? अगर वो ट्रेन किसी रीजन से अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है और उसकी एक्चुअल स्पीड से वो 8 किलोमीटर पर आवर स्लो चल रही है, एट दैट टाइम जो टाइम लगना चाहिए था उसे एक्चुअली उस डिस्टेंस को कवर करने में अब उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं. क्योंकि ये तो कंफर्म ही होगी ये बात कि जो पहले स्पीड थी वो तेज थी तो जल्दी पहुंच रहा था, ट्रेन को अपने एक्चुअल टाइम पे पहुंचना था, और जब किसी कारणवश अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है तो जब स्पीड डिक्रीज हो गई है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा. और कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं. और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ये जो लास्ट लाइन बता रहे हैं ना, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल किसे सपोज करना है. तो मैंने यहां पे स्टार्ट दिया आपके लिए क्वेश्चन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. आप बच्चों ने नोट किया होगा जब से मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करी है आपके साथ आज, मैंने हमेशा यूनिट मेंशन की है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि हम लोग जो भी सपोज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल, वो स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, एज है तो ईयर्स ले रहे हैं, डिस्टेंस है, लेंथ और ब्रेथ था तो मीटर ले रहे थे, जब नंबर था तो उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए मैंने उसमें कोई यूनिट यूज नहीं की थी. लेकिन जिस भी क्वेश्चन में उसकी यूनिट है तो यू नीड टू मेंशन इट वेरी केयरफुली. तो मुझे यहाँ पता चला जो मेरे पास ट्रेन थी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी. इज दिस ओके बेटा? x किलोमीटर पर आवर. और जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना करना है? डिस्टेंस कवर करना है मेरे को हमारी ट्रेन को, दैट इज 480 किलोमीटर. इट इज मेंशन ऑलरेडी इन योर क्वेश्चन. तो बेटा हम लोगों ने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड मेरे लिए x है, डिस्टेंस मुझे पता है, तो मेरे लिए जो नहीं पता वो है टाइम. तो बताइए यहां से टाइम क्या निकलेगा? तो व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन इट, तो दिस टाइम बिकम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. प्लीज रिमेंबर दिस. मैं अपने क्वेश्चन को टाइम में बदलने जा रहा हूं क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जो रिलेशन है मेरे पास, इंफॉर्मेशन है मेरे पास अकॉर्डिंग टू गिवन, वो टाइम पे बेस्ड है. तो मैंने लिखा क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन x है, डिस्टेंस कवर 480 है, तो बताओ इस सिचुएशन में टाइम टेकन कितना होगा? तो टाइम टेकन होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये मिली मुझे मेरी पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन कि अगर मेरी ट्रेन 480 किलोमीटर के लिए x की स्पीड से चलती चली जाती तो उसको टाइम लगता 480 अपॉन x. इज दिस ओके? यहाँ पे x क्या इंडिकेट कर रहा है? उसकी स्पीड. मान लो ये x 60 किलोमीटर पर आता आर होता तो वो 8 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती. अगर ये स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होता तो वो अपने डेस्टिनेशन में सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाती. तो आपको यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू नहीं सोचनी है. तुम्हें क्या सोचना है कि मेरे को यहाँ पे डाटा स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए चाहिए था, मैंने उसे x मान लिया, डिस्टेंस कवर 480 था, इसलिए मेरे पास जो टाइम आ गया पहली सिचुएशन में 480 अपॉन x आ गया. जस्ट फॉर द कंडीशन मैंने इसे t1 लिख लिया कि मैं आगे से यूज करूंगा तो t1 ले लूंगा. अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड केस की बात करते हैं. एज नॉर्मली आपको पता है
अगर हम कभी भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन का टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कारण बना कि ट्रेन हमारी ज्यादा टाइम लेके जा रही है, द रीजन इज दैट कि स्पीड कम हो गई है। तो लेट इन अ सेकंड सिचुएशन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितनी मानू इस बार, जो भी पहले थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गई है ट्रेन। पहले स्पीड चल रही थी x, अब चल रही है उसकी स्पीड x माइनस 8। लेकिन बेटा डेस्टिनेशन तो अब भी वही है, डिस्टेंस अब भी 480 कवर करना है। तो नाउ टाइम टेकन, अब जो टाइम टेकन आएगा सिचुएशन 2 में, इसलिए मैंने सिचुएशन 2 को T2 मान लिया है, वो आ जाएगा अगेन 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। तो पहला टाइम टेकन आया हमारे पास 480 अपॉन x और दूसरा टाइम टेकन आया हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8। सबसे पहले आपको इन दो चीजों पे अपनी कंफर्मेशन करनी है कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, तो हम आगे चलेंगे। तो मेरे पास जो पूरा डाटा था मैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पूरी चीजों को। यहाँ पे लिखा था एक ट्रेन है 480 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। किसी कारणवश किसी रीजन से उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमारे को अपनी सिचुएशन को स्पीड ऑफ ट्रेन के साथ कैलकुलेट करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है। तो मैंने प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ ट्रेन पे क्योंकि डाटा कलेक्ट करना था, मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन को x माना, डिस्टेंस कवर को 480 ऑलरेडी गिवन था और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज ऑफ दैट मुझे मिला 480 अपॉन x एज आवर फर्स्ट सिचुएशन। इन द केस ऑफ सेकंड सिचुएशन बेटा वी ऑब्जर्व दैट कि हमारी ट्रेन की स्पीड हुई डिक्रीज। आप चाहो तो यहाँ लिख देना डिक्रीज स्पीड ऑफ अ ट्रेन, और मैंने तो सेकंड केस लिख लिया, सिचुएशन लिख ली सेकंड सिचुएशन कि अब ट्रेन की स्पीड x माइनस 8 हो गई है। और अब जब स्पीड कम हो गई है लेकिन डिस्टेंस तो 480 है क्योंकि यहाँ लिखा है डिस्टेंस इज सेम, तो अभी टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। नाउ बेटा हमारे करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू हियर, मुझे सेकंड कंडीशन दे रखी है, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन। तो देखो हमारे को अकॉर्डिंग टू गिवन क्या पता है। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आ रही है मेरे पास कि ऐसा करने से, ऐसा होने से हमारी ट्रेन को अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब आपको सोचना है बस, यहाँ पे अगर आपने गलत कर दिया या थोड़ी सी रॉन्ग थिंकिंग आई, क्वेश्चन खत्म, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अब हमारी ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो ये बताइए टाइम पहले ज्यादा लग रहा, पहले टाइम जो निकला था, अब जो टाइम निकला है इसमें से ज्यादा टाइम कौन सा ले रहा होगा, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जो ज्यादा टाइम ले रही होगी। इसलिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए टेक अ क्लोज, आराम से सोचो क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चन का आगे का पूरा रिजल्ट डिपेंड करने वाला है। वो क्लोज, वो सिचुएशन क्या है कि पहली मेरी ट्रेन फास्ट चल रही थी। जब कोई ट्रेन फास्ट चलती है वी नो दैट जो फॉर्मूला है टाइम और स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी सुना वर्ड इनवर्सली कि जैसे जैसे स्पीड बड़ी होगी टाइम छोटा होगा और जैसे जैसे स्पीड छोटी होगी टाइम बड़ा होगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एज अ रिजल्ट पहले क्योंकि स्पीड ज्यादा थी तो इट मींस उसने कम टाइम देना था। यहाँ पे स्पीड कम हो गई है तो इट मींस ये ज्यादा टाइम देगी। वरना अगर आप इंग्लिश को ध्यान से पढ़ो, अपने क्वेश्चन के अंदर जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, कंडीशन है, उसको ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है, अगर स्पीड कम हो रही है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो कहानी ये कह रही है कि जो सेकंड टाइम है वो फर्स्ट टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। दिस इज दिस इंफॉर्मेशन, और यही एक रीजन था कि मैंने पूरे क्वेश्चन को टाइम में बदला था, क्योंकि स्पीड 480 फिक्स था, डिस्टेंस और स्पीड डिस्टेंस 480 फिक्स था, स्पीड x और x माइनस 8 में चेंज आ रहा था। लेकिन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर थी दैट इज बेसिकली ऑन टाइम, कि सेकंड सिचुएशन का टाइम फर्स्ट सिचुएशन के टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो सेकंड टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम प्लस 3। इज दिस ओके, कि जो सेकंड केस में ट्रेन पहुंच रही है वो फर्स्ट केस की ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा लेके पहुंचेगी। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसकी भाई स्पीड कम है। स्पीड कम है तो टाइम क्या करेगी, ज्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब मेरे को यहां लिखना है टाइम टू 480 अपॉन x माइनस 8, यहाँ पे 480 अपॉन x प्लस 3। मैंने सिंपली उन दो वैल्यूज को जो मैंने फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में निकाली थी यहाँ पुट कर दी और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से, इक्वेशन से मुझे ये रिजल्ट मिल गया। तो जितना डाटा मेरे पास था उसे मैंने क्वेश्चन के अंदर यूज किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे पता है, आप मार्क कर लेना, काम आएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे अभी आगे चल के इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे क्या था
पहले स्पीड को x माना, डिस्टेंस 480 था, वी गेट टाइम 1, फिर स्पीड कम 1 किलोमीटर पर कम हो गई तो हमारे पास टाइम 2 आ गया 480 अपॉन x माइनस 8। सेकेंड सिचुएशन वाला टाइम फर्स्ट सिचुएशन वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, ऐसा ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द टाइम टेकन बाय सेकंड केस इज 3 आवर मोर देन टाइम टेकन बाय फर्स्ट केस। अब इसको क्वाड्रेटिक बदलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। इस तरह से मैंने इसे इधर भेज दिया, ये इधर जाके माइनस हो गया। अब ये अलजेब्रा शुरू हो गई है जो आपने 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में सीखी थी। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, और इधर एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, इधर आएगा 480 इंटू एक्स, इधर आएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8। दिस इज व्हाट वी हैव आफ्टर टेकिंग इट्स एलसीएम। और फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा जब हम आगे डील कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, तो नीचे तो आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, हियर वी ऑलरेडी हैव 3, ये आ गया 480x, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 480x और प्लस का 480 इंटू 8। आप चाहो तो 4 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर लेना। 480x से 480x क्या हो गया मेरे लिए, कैंसिल आउट हो गया है। तो मैंने अभी आपके लिए एक बार दोबारा चीजें देख देता हूं, क्योंकि फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। तो मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन को x माना, रीजन इज वेरी क्लियर। देन डिस्टेंस को 480 माना नहीं, ऑलरेडी दे रखा था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया वो 480 किलोमीटर पर आ रहा है। फिर उसके बाद टाइम आ गया 480 अपॉन x, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और सेकंड केस में भी जो मेरे पास स्पीड थी वो कितनी थी, x माइनस 8 थी, इसलिए जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 480 अपॉन x माइनस 8 आ गया। जैसे ही दोनों टाइम्स आ गए, दोनों इंफॉर्मेशन आ गई, फिर हमारे को अकॉर्डिंग टू गिवन ये कंफर्म किया गया था क्वेश्चन के अंदर कि टाइम 2 जो है वो फर्स्ट टाइम से 3 आवर फास्टर है, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। एज अ रिजल्ट सेकंड टाइम में मैंने यानी वैल्यू लिख दी, फर्स्ट टाइम में मैंने यानी वैल्यू लिख दी, इसे इधर शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, एंड देयर इज द इक्वेशन जो हम सिंपलीफाई करके इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। अब इसे आगे करते हैं यहीं से, देखो आप लोग ध्यान से। आप मेरे को करना क्या है, ऑलरेडी मैं एलसीएम ले चुका हूं, क्वेश्चन को रिड्यूस कर चुका हूं, तो यहां पे आ गया मेरे पास, यहां पे आ गया मेरे पास 480 इंटू 8 इक्वल टू 3 टाइम x स्क्वायर माइनस 8x। इज दिस ओके? अब इस 3 को यहीं पर रिड्यूस कर देता हूं और थोड़ा टाइम बच जाएगा, और ये आ गया बेटा मेरे पास 0, 6 8 48, 4 कैरी और 1 2 8। आई थिंक इसका और इसका मल्टीप्लाई आपको 1280 देगा। इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 equal to 0 is the required quadratic इक्वेशन। तो ये मेरे पास मेरे क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है इसमें a की वैल्यू 1 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है, इसलिए ये वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद है यहां तक तो आपको पहले समझ आ गया था। मैंने इधर शिफ्ट करके माइनस किया, x माइनस 8 और x का जो एलसीएम आएगा वो एज इट इज दोनों आएंगे, इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर x माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर अलजेब्रिक रिजल्ट्स। जब हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करेंगे तो वी गेट अ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एज अ डिमांड हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म लिखनी थी, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो स्पीड आ जाएगी। इज दिस क्लियर? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना है, दैट इज व्हाई हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, इसे आगे सॉल्व अभी नहीं करना है। इन फ्यूचर अगले लेक्चर्स में जब इसे सॉल्व करने का टाइम आएगा तो हम सॉल्व भी करेंगे। तो होप सो आज की एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट से और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट से, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान देना था, पर आगे इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले जो वर्ड प्रॉब्लम पे ही डिपेंड रहेंगे। तो प्लीज इन वर्ड प्रॉब्लम्स को और ध्यान से सीखना, अपने बेसिक्स को थोड़े से अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लेना।